Hello dear students, welcome to BKPN Education. Today we are going to study chapter 3 of Computer Science, Elementary Concepts of Objects and Classes. आज हम लोग Elementary Concepts of Objects and Classes के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको Objects और Classes के बारे में चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा सा बताया था। उस समय पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है आपके समझ में ना आए उस समय पर, बट आगे आने वाले चैप्टर्स में जब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा था। इसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को डिटेल में स्टडी करना है। मैं पहले तो आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को रियल लाइफ से रिलेट कराकर एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूँगा, और बाद में जावा में इसका कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, जावा में कहाँ पर ये यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे? जो भी आपके पास दिख रहा हो वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आपको ना दिख रहा हो मगर फिर भी वो होता है, मीन्स जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं है बट वो होता है, उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो मैं चलिए आगे पढ़ते हैं। इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। रियल वर्ल्ड में इन तीनों में से ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट इज विजिबल और कैन बी टच्ड, ऐसी चीज जो कि विजिबल हो और जिसे हम छू सकें, टच कर सकें, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर वन वर्ड में कहें तो जो टेंजिबल थिंग्स हैं, TANGIBLE, टेंजिबल थिंग्स हैं, उन्हें हम कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे लिए, और उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एग्जाम्पल बैंक अकाउंट। ऐसी चीज जो कि फिजिकली ना हो, प्रेजेंट हो, मतलब उसका कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ना हो, जिसे हम छू नहीं सकते हैं मगर फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट का क्या कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है? मुझे तो नहीं लगता। तो इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो कुछ कई सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो फिजिकली नहीं होती हैं प्रेजेंट, बट वो होती हैं, तो उनको भी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। समथिंग ऑन विच और बाय विच वन कैन डू एक्शन, कुछ ऐसा जिससे कि काम करा जा सकता है या जिस पर काम करा जा सकता है, उसे कहते हैं, उसे भी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि बुक, अ बुक कैन बी रेड, एक बुक से रीड करा जा सकता है, एक बुक कैन बी रीड। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझने के बाद इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है जो कि बुक्स में लिखी रहती है, उस पर आते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है? एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट जो है एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी होती है। आइडेंटिफाइबल एंटिटी मीन्स ऐसी एंटिटी, ऐसी चीज जिसको कि आप पहचान सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसकी स्टेट से और उसके बिहेवियर से। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को होने के लिए, कोई चीज ऑब्जेक्ट जब होगी जब उसके पास ये 3 कंडीशंस जो हैं ये होंगी, ये सेटिस्फाई हो रही होंगी, तभी उसको आप ऑब्जेक्ट कह पाएंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक से जो वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग इस डेफिनेशन में है प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप जनरली ऐसे कहते भी होंगे कि उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, मीन्स उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसका शेप बहुत अच्छा है, उसका फेस बहुत ही ब्राइट है, मीन्स उसका फेस बहुत ही फेयर है, और उसकी आईज का कलर मान लीजिए ब्राउन है, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है। तो आप बोलेंगे ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, उसकी प्रॉपर्टीज में आता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स की भी, हर ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वहां पर जो ये डेफिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, इसका भी यही मतलब है, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट।
फॉर एग्जाम्पल फैन इज एन ऑब्जेक्ट। हम लोग फैन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं ऑब्जेक्ट। फैन ऑब्जेक्ट कैसे है? मैंने बताया था आपको किसी ऑब्जेक्ट को होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड स्टेट। इसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो फैन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट हैज़ अ मोटर, सम ब्लेड्स एंड अ पार्टिकुलर कलर। हर एक फैन के पास मोटर होता है, उसके कुछ ब्लेड्स होते हैं और एक पार्टिकुलर कलर होता है फैन का। तो ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, मीन्स ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी। बिहेवियर क्या होता है फैन का? इट कैन रोटेट, वो अपनी जगह पे रोटेट कर सकता है। तो ये उसका बिहेवियर हो गया फैन का। और स्टेट क्या है? मीन्स उसकी स्थिति क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या स्थिति है। अगर हिंदी में कहें तो स्टेट को स्थिति कहते हैं। इट इज स्टिल और रोटेटिंग। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फैन की इस समय क्या स्टेट है, तो आप बोलेंगे, अगर वो रोटेट कर रहा होगा तो आप बोलेंगे रोटेटिंग, और अगर वो अपनी जगह पे रुका हुआ होगा तो उसको बोलेंगे स्टिल। तो उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो होगा वो स्टिल या होगा रोटेटिंग। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई एक ऑब्जेक्ट के होने के लिए। तो फैन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास। अब हम लोग क्लास पढ़ते हैं। क्लास क्या होता है? A class is a blueprint of a set of objects that have a common structure and a common behavior. क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का, that have a common structure and common behavior. जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है उन ऑब्जेक्ट्स का जिनका कि एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है और कॉमन बिहेवियर होता है। बेस्ड ऑन दिस ब्लूप्रिंट एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ब्लूप्रिंट के बेसिस पर ही एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा जाता है। ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं? किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करा जाता है और उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिया जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब यह है कि हम उसको पहले एक कह सकते हैं मॉडल तैयार करते हैं, फिर हम उसको एक्चुअली फिजिकल शेप देते हैं। तो इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। इसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर बिल्डिंग बनाई जाती हैं। तो पहले ब्लूप्रिंट रेडी होता है, फिर बिल्डिंग्स रेडी होती हैं। तो ठीक, जो हम लोगों की बिल्डिंग है वो ऑब्जेक्ट हो गई और ब्लूप्रिंट वो क्लास के अंडर में आ जाएगा। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, आपको उसमें उसे इमेज को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आप वीडियो को पॉज कर पहले एक बार खुद उस इमेज को देखने के और समझने की कोशिश करें। अच्छे से देखें और उसको समझें, समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको उस इमेज को एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने इस इमेज को एक बार देख लिया होगा और समझने की कोशिश करी होगी। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा है, कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स वगैरह कुछ ये सब लिखा है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो क्लास, द ब्लूप्रिंट। आप मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको रोबोटिक्स डॉग बनाने हैं, मीन्स जो डॉग है वो रोबोटिक होना चाहिए, वो बनाना है। इसमें मैं आपको कुछ ऊपरी बात बता रहा हूँ, कुछ टेक्निकली नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे कि डॉग बनाइए तो वो तो बहुत इलॉजिकल बात हो जाएगी। बट इस पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपको एक रोबोटिक डॉग बनाना है। तो बस एक आप समझ लीजिए, कैसे भी करके आप इमेजिन कर लीजिए कि आप एक रोबोटिक डॉग बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको अलग अलग ब्रीड्स के डॉग बनाने हैं। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले तो एक ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे। तो मान लीजिए ये ब्लूप्रिंट है, क्लास द ब्लूप्रिंट, ये जो है एक ब्लूप्रिंट है। आप क्या करेंगे? उस ब्लूप्रिंट में आप एक डॉग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये डॉग का आप स्ट्रक्चर बना देख रहे हैं, आप ये डॉग का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? आप उस डॉग की प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करेंगे। जो एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे आप उसमें कुछ प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करेंगे।
ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं। आप इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करेंगे कि हमें अलग अलग ब्रीड्स में डॉग की अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करनी है, बट वो कुछ प्रॉपर्टीज तो नोट डाउन करनी पड़ेंगे ना, कि आपको अलग अलग ब्रीड्स में किन प्रॉपर्टीज में चेंज करना होगा। तो आप अलग अलग ब्रीड्स में कलर को चेंज कर सकते हैं, डॉग के आई कलर को चेंज कर सकते हैं, हाइट को चेंज कर सकते हैं, लेंथ को, वेट को, ब्रीड को। तो ब्रीड तो अलग अलग आप चेंज कर ही देंगे। तो इस तरीके से आपने नोट डाउन कर लिया कि आपको एक्चुअल जो डॉग है वो बनाते समय आप क्या क्या चीजें जो हैं वो यूज करेंगे, किस किस चीज में चेंज कर कर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये तो रहा आपका ब्लूप्रिंट। अब आपका ब्लूप्रिंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने नोट डाउन कर लिया है कि आप जो अलग अलग डॉग्स की ब्रीड बनाएंगे आप उसमें क्या चेंज करेंगे। यहाँ पर मेथड्स और दिए गए, मैं इसके बारे में बताना आपको भूल गया था। ये मेथड्स क्या चीज है? मेथड्स किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को बताती है। ये सब में सेम रहेगा। बिहेवियर जो है डॉग का वो चेंज थोड़ी ना होगा, वो तो सब में सेम रहेगा। हर डॉग सिट भी करेगा, ले डाउन भी करेगा, शेक भी करेगा, वॉक भी करेगा, जंप भी करेगा। अलग अलग मेथड्स हैं, बट हर ऑब्जेक्ट में ये मेथड्स सेम रहेंगे। मीन्स हर ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर जो है वो सेम रहेगा। अब इस ही ब्लूप्रिंट के बेसिस पर एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट्स है उनको आप क्रिएट करेंगे। जो क्रिएट इंस्टेंस लिखा है इसका मतलब है कि इसके बेसिस पर, इस ब्लूप्रिंट के बेसिस पर अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो एक आप शेप बनाएंगे। आपने देखा था ब्लूप्रिंट में एक शेप आपने डिजाइन करा था। तो आप जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी आपको डॉग को कुछ ना कुछ शेप देना पड़ेगा। वो आप एक पहले तो शेप देंगे, फिर क्या है, फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, अलग अलग ब्रीड है यहाँ पे। एक पॉला नाम दिया गया एक डॉग को, एक को ब्रूनो दिया गया है। दोनों अलग अलग डॉग्स हैं। तो ब्लूप्रिंट लेकिन दोनों का सेम है। तो एक ही ब्लूप्रिंट पे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, ये पहचान क्या होगी? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफर करेंगी। देखिए ऊपर वाला जो डॉग है पॉला, इसकी प्रॉपर्टीज है में जो कलर है, आई का कलर है वो है ब्राउन। फिर दूसरी आई का वो जो सॉरी इसका जो कलर है वो ब्राउन एंड वाइट है। और ये जो आई कलर है इसका ये ब्लैक है। हाइट 10 इंचेस, लेंथ 18 इंचेस, वेट 9.5 kg। और इस ब्रीड है ये सिज टू करके कोई ब्रीड है ये। देखिए लेकिन मेथड्स सेम है। जो मेथड्स इसमें यहाँ पर दिए गए थे वही मेथड्स को ब्लूप्रिंट में भी हम लोगों ने देखा था। मेथड्स चेंज नहीं होते। मेथड्स मीन्स बिहेवियर। बिहेवियर डॉग का थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। दूसरे डॉग में भी देखिए ये डिफर ऊपर वाले डॉग से इसलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। इसमें कलर है ग्रे, वाइट, ब्लैक, आई कलर है ब्लू एंड ब्राउन, हाइट है 18 इंचेस, लेंथ है 36 इंचेस, वेट 20 kg और ब्रीड है डॉबरमैन। तो ये दोनों डॉग्स अलग अलग हैं बट इनका ब्लूप्रिंट एक ही था। मेथड्स दोनों के सेम हैं। तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा समझे होंगे कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। किसी एक्चुअल चीज को बनाने से पहले, किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक कह सकते हैं मॉडल अपने में ब्रेन में तैयार करते हैं या कहीं भी उसको एक नोट डाउन करते हैं और फिर हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर क्रिएट करते हैं। एक दूसरी इमेज देखेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। उस इमेज को भी आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके देखकर समझने की कोशिश करिए। दूसरी इमेज पर आने से पहले मैं यहीं पर आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब यहाँ पर ब्लूप्रिंट की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट की बात करता हूं। मींस यहाँ पर जो ये ब्लूप्रिंट है ये किसी पार्टिकुलर डॉग का ब्लूप्रिंट नहीं है। मान लीजिए इस डॉग का ब्लूप्रिंट नहीं है। ये सारे डॉग्स जो कि इस ब्लूप्रिंट से बनाए जाएंगे उन सभी डॉग्स का एक ब्लूप्रिंट है। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टीज आप इसमें लिखी देख रहे हैं ये हर ऑब्जेक्ट में सेम होंगी बट इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं कलर, आई कलर, हाइट, लेंथ,
वेट एंड ब्रीड, यही सारी प्रॉपर्टीज इस ब्लूप्रिंट में भी हैं। बट क्या डिफरेंस है कि हर ऑब्जेक्ट में इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। मींस जैसे ये जो पॉला वाला हम लोगों का ऑब्जेक्ट था, डॉग ऑब्जेक्ट, इसमें जो कलर की वैल्यू है वो है ब्राउन एंड वाइट, जबकि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हम लोगों का ब्रूनो, इसमें इसकी वैल्यू कलर की है ग्रे, वाइट एंड ब्लैक। तो ये जो वैल्यू है ये सब में चेंज हो सकती है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होगी। इसीलिए आपने डेफिनेशन में भी लिखा देखा है, बल्कि पढ़ा है, अ क्लास is a blueprint of set of objects with that have common properties and behavior, common behavior। तो कॉमन प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब में कॉमन है, और यहाँ पर जो बिहेवियर है वह भी सब में कॉमन है। देखिए प्रॉपर्टीज तो ये सब में कॉमन रही, वैल्यूज चाहे अलग अलग हैं उससे हम लोग नहीं कह सकते उसके बारे में, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू होगी, बट प्रॉपर्टीज हैं वह सब में सेम ही रहेंगी, और मेथड्स वह भी सब में सेम रहेंगे। मेथड्स बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, इसलिए मेथड्स भी सब में सेम रहेंगे। तो जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है क्लास, ना कि किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। मुझे लगता है आपके समझ में ये बात आ गई। ये हमारी दूसरी इमेज है, इसमें आप कार ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। इसमें एक कार दिखाई गई है, बट इससे कई सारी कार्स इस ब्लूप्रिंट से बनाई गई होंगी। तो ये जो ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं ये सेट ऑफ कार ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट है, ना कि सिर्फ इसी कार का। इससे और भी कई सारी कार्स बनाई गई होंगी, यहाँ पर एक ही दिखाई गई है। प्रॉपर्टीज की वैल्यू सब में चेंज होगी, बट जो प्रॉपर्टीज हैं वे सब में सेम ही रहेंगी। सॉरी, ये जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं इसकी वैल्यू सब में चेंज रहेगी, बट जो प्रॉपर्टीज हैं सारी वो सारी सेम रहेंगी। देखिए जो प्रॉपर्टीज इधर हैं वही सारी इधर भी हैं। तो ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करा जाएगा, जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो कि कॉमन रहेंगी। फिर उसके बाद उस ही ब्लूप्रिंट से कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। वापस से हम लोग इस पर आते हैं। क्लास, ये क्लास की डेफिनेशन लिखी थी। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन बिहेवियर। कॉमन स्ट्रक्चर का यहाँ पर मतलब उसी से है, प्रॉपर्टीज से, और बिहेवियर मैंने बताया था मेथड्स। चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, स्ट्रक्चर का मतलब है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ओके, कॉमन स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कॉमन बिहेवियर। तो इसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जो मैं आपको इतनी देर से बताना चाह रहा था, कि ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट नहीं होता। Thus we can say that a class is a blueprint defining structure, characteristics and behavior of objects based on which actual multiple objects are created। क्लास हम लोग देख चुके हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लास जो है वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, मीन्स एक ब्लूप्रिंट रेडी कर देता है जिसके पास एक खुद का स्ट्रक्चर होता है, और कुछ स्ट्रक्चर के अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टीज और बिहेवियर आ जाते हैं, जिसके बेसिस पर एक्चुअल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे जाते हैं। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट नहीं, उस पर उसके बेसिस पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा जाता है। इसीलिए हम क्लासेस को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कह सकते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर बात करी जा रही है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जावा से रिलेटेड, बट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो इसे फैक्ट्री में ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लास इज जस्ट अ कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल इंस्टेंस विद स्पेसिफिक नेम
with properly defined values for each of the properties and behaves as per the methods specified by the class. क्लास जो है वो खुद में कुछ नहीं होता है, बस एक कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन है। मीन्स उससे एक हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है, वो एक ब्लूप्रिंट ही है। बट ऑब्जेक्ट जो है वो एक रियल में एंटिटी होती है, एक एक्चुअल इंस्टेंस है जिसका एक खुद का नाम होता है, खुद की उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब क्लास के पास प्रॉपर्टीज तो होती हैं बट उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि ऑब्जेक्ट्स के पास उसकी प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं और उन प्रॉपर्टीज की एक प्रॉपरली डिफाइंड वैल्यूज भी होती हैं, प्रॉपरली डिफाइंड वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज। आपने डॉग के एग्जाम्पल में देखा था, वहां पर उसके आई का कलर था, जैसे आई कलर था, वो उसकी वैल्यू भी थी। जो उसकी क्लास थी उसमें आई कलर की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया गया डॉग, पौला का जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसके पार्टिकुलर आई कलर था, उसकी आई कलर की वैल्यू थी। उसी तरीके से मेथड्स भी होते हैं, मेथड्स क्लास में और ऑब्जेक्ट्स में दोनों में सेम रहते हैं। तो मुझे लगता है इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स एनकैप्सुलेट स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट और बिहेवियर दोनों को बांधे रखते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। रैपिंग अप ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। किसी डाटा को एक सिंगल यूनिट में बांध देना उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर देख सकते हैं उसकी स्टेट और उसका बिहेवियर दोनों को बांध रखा है। अब ये स्टेट क्या है ये आगे देखते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव थ्री एसेंशियल फीचर्स एनकैप्सुलेटेड। एक ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें बंधी हुई होती है, मीन्स वो अपने अंदर तीन चीजों को कंटेन करता है मेनली। पहली चीज क्या है, आइडेंटिटी विद इट्स थ्रू इट्स यूनिक नेम। हर ऑब्जेक्ट का एक अपना यूनिक नेम होता है। डॉग वाले एग्जाम्पल में डॉग का एक अपना यूनिक नेम था, एक का नाम था पॉला, दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों का यूनिक नेम था, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी उनके नेम से हो जाती है। स्टेट थ्रू प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर थ्रू मेथड्स। ये दोनों पॉइंट के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, ये मैं आगे बताता हूँ, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। आइडेंटिटी आप देख लीजिए पहले। आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड थ्रू इट्स यूनिक नेम which cannot be separated from the object, hence encapsulated। आइडेंटिटी जो है वो उसके नेम से, यूनिक नेम से डिफाइन हो जाती है, और क्योंकि यूनिक नेम को ऑब्जेक्ट से अलग नहीं करा जा सकता, इसलिए वो उससे खुद ही एनकैप्सुलेटेड हो जाता है, मीन्स उससे बंध जाता है एक तरीके से देखा जाए। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी और एन एट्रीब्यूट इज ए फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टीज या उसका कोई एट्रीब्यूट वो होता है जो उसको दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट से डिफर करता है। अगर हर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, मीन्स हर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज की वैल्यू, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर हर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो सारे ऑब्जेक्ट्स ही सेम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट को यह कहते हैं कि ये वह फीचर है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिफर करता है, डिस्टिंग्विश करता है। सम एट्रीब्यूट्स आर स्टैटिक, दैट इज दे डोंट चेंज, एग्जांपल लेंथ, वाइट, कलर। कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी होती हैं ऑब्जेक्ट्स में जो कि कभी भी चेंज नहीं होती हैं, जो कि हमेशा अनचेंज्ड बनी रहती हैं। जैसे कि कलर हो गया, लेंथ हो गया, वाइट हो गया, ये तीनों प्रॉपर्टीज लगभग जिस ऑब्जेक्ट की शुरू में डिफाइन हो जाती हैं वैसी ही बनी रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। बट सम एट्रीब्यूट्स आर डायनामिक, दैट इज दे कैन चेंज देयर वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन बिहेवियर। कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जिनकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। किसके इनकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है उनके बिहेवियर पर, बिहेवियर के साथ उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ कार इज दैट इट इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट, दैट इज इट हैज स्पीड। आप कार की एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि वो
मूवमेंट कर सकती है, मीन्स उसके पास एक स्पीड होती है। अच्छा, अब ये स्पीड जो प्रॉपर्टी है डायनामिक है या फिर स्टैटिक है ये देखते हैं। नाउ व्हेन ए कार इज एक्सेलरेटिंग अ बिहेवियर द एट्रीब्यूट स्पीड्स वैल्यू चेंजेस। कार का एक्सेलरेट होना ये उसके बिहेवियर में आता है। जो कार जब एक्सेलरेट होती है तो उसका वो एक बिहेवियर है। तो उस जब कोई कार एक्सेलरेट हो रही है तो उसकी स्पीड भी जाहिर सी बात है कि चेंज होगी, स्पीड की वैल्यू चेंज होगी। अगर कार एक्सेलरेट कर रही है, अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है, कार एक्सेलरेट कर रही है अपने आप को, मीन्स उसकी वैल्यू की जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसके बिहेवियर पर उसकी स्पीड की वैल्यू डिपेंड कर रही है। क्योंकि स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है मीन्स उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो कार की डायनामिक प्रॉपर्टी है, उसका डायनामिक एट्रीब्यूट है। तो इसलिए thus the state of car is different for each time the car is accelerating, the value of its speed attribute changes। तो हर बार जब कार अपने आप को एक्सेलरेट करेगी तो उसकी जो प्रॉपर्टी है स्पीड, उसकी वैल्यू चेंज होगी, इसलिए उसकी स्टेट जो है वो भी चेंज होगी। जो स्टेट है किसी चीज की स्टेट को उसकी डायनामिक प्रॉपर्टीज और उसकी जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन दोनों को मिलाकर किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन करा जाता है। इसलिए जब अगर कोई एक प्रॉपर्टी चेंज होती है डायनामिक वाली तो उसकी पूरी स्टेट चेंज हो जाती है। इसको आपको मैं एक इमेज से समझाता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है वो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और डायनामिक एट्रीब्यूट्स इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। स्टैटिक एट्रीब्यूट वे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, जबकि डायनामिक एट्रीब्यूट्स वे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो डायनामिक एट्रीब्यूट्स बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, इसलिए इनकी वजह से पूरी स्टेट पे फर्क पड़ता है, पूरी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। इसको अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। कार अपने बिहेवियर की वजह से एक्सेलरेट हुई, जिसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हुई, मीन्स उसका डायनेमिक एट्रीब्यूट में चेंज हुई, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो उसकी वैल्यू में चेंज आया, जिसकी वजह से पूरे स्टेट जो है वो चेंज हो गई। तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो उसके बिहेवियर पर भी डिपेंड करती है। So dynamic attributes changes with behavior of object, hence state also changes with behavior of object। डायनामिक एट्रीब्यूट्स बिहेवियर के साथ चेंज होते हैं, इस वजह से पूरी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ओके, इस इमेज में एक डॉग को दिखाया गया है। डॉग का नेम है लियो। नेम इसका यूनिक नेम इसकी आइडेंटिटी को दर्शा रहा है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं हाइट, वेट, करेंटली डूइंग। हाइट, वेट इसके स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि जो करेंटली डूइंग है वो इसका डायनामिक एट्रीब्यूट है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स मिलाकर इसकी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए पहली इसकी इस पोजीशन को, पहले इसके पिक्चर को देखिए। इसमें इसकी हाइट को बताया गया 12 इंच, वेट बताया 6.5 किलोग्राम और करेंटली डूइंग थिंकिंग। दूसरे में 12 इंच 6.5 किलोग्राम प्लेइंग, 12 इंच 6.5 किलोग्राम स्लीपिंग। तीनों ही केसेस में जो ये दो एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं हाइट और वेट, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, बट ये तीसरा जो एट्रीब्यूट है करेंटली डूइंग, ये तीनों में डिफरेंट है। इसकी वजह से तीनों केसेस में इसकी जो स्टेट है वो डिफरेंट है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो स्टेट है वो एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करती है। अगर डायनामिक एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो पूरे स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक की तो चेंज नहीं होती है, तो सिर्फ डायनामिक की ही चेंज होती है। यहाँ पर डायनामिक एट्रीब्यूट हमारा करेंटली डूइंग था, इस वजह से पूरे तीनों केसेस में पूरे डॉग ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज हो रही है। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया। मैसेज पासिंग।
मैसेज पासिंग आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू मैनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, बट इफ सम इंफॉर्मेशन ऑफ some other ministry is required, one cannot just go directly and get it. Rather, there is a specific procedure to issue request letter to proper authority, which then, after following a specific procedure, gives the information. In this case, we can think of ministries as objects, and the request letter and the required information as messages being passed between them. तो इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट जो है कई सारी मिनिस्ट्रीज से वर्क करती है। गवर्नमेंट में कई सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आप जानते होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, और भी कई सारी इस टाइप से मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो अगर किसी एक मिनिस्ट्री को दूसरी मिनिस्ट्री से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मान लीजिए अगर जो होम मिनिस्ट्री है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, किसी चीज के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो कैसे इंफॉर्मेशन वो लेगी? क्या होम मिनिस्ट्री से कोई मतलब एम्प्लॉय जाएगा और कह देगा जाके कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इस इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन दे दो डिफेंस मिनिस्ट्री में जाकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो इशू करा जाएगा होम मिनिस्ट्री के द्वारा। उस रिक्वेस्ट लेटर को लेकर कोई एम्प्लॉय या किसी भी तरीके से वो रिक्वेस्ट लेटर डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाएगा। फिर अगर वो लेटर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा होम मिनिस्ट्री को। और अगर वह लेटर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मींस कहने का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन को देने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और इंफॉर्मेशन मांगने का भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर इस केस में देखा जाए तो हम मिनिस्ट्रीज को ऑब्जेक्ट्स और रिक्वेस्ट लेटर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को मैसेज कह सकते हैं। आपने देखा कि इसके बीच में, मिनिस्ट्रीज के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ। मैसेज जो है एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ ट्रांसफर करे गए हैं। जो लेटर था वो मैसेज था या किसकी तरफ से? होम मिनिस्ट्री की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। और वहीं जो इंफॉर्मेशन थी वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मैसेज था होम मिनिस्ट्री के लिए। अगर हम इसमें मिनिस्ट्रीज को ऑब्जेक्ट्स माने तो मैसेज पासिंग कहेंगे हम। ये जो मैसेज को एक दूसरे के लिए ट्रांसफर करा जा रहा है, एक दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है, इसको हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। मैसेज पासिंग की डेफिनेशन भी यही होती है, ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग वो जरिया है जिससे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो प्रोसीजर है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो है प्रोवाइड करते हैं अप्रोच ऑफ मैसेज पासिंग टू एनेबल सेफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो इस प्रॉपर प्रोसीजर की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को सेफली एक्सचेंज कर पाते हैं और डाटा को भी सेफली एक्सचेंज कर पाते हैं। अगर डायरेक्टली ऐसे ही डाटा को ट्रांसफर करने लगेंगे तो डाटा का गलत यूज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन अगर कुछ चाहिए है तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई मतलब कह सकते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली तो नहीं मांगा जा सकता है, इसीलिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करा जाता है, तब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है कि उसका इंफॉर्मेशन का कोई गलत यूज ना करे, किसी गलत पर्सन के हाथों वो इंफॉर्मेशन ना लग जाए। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस प्रॉपर प्रोसीजर को मैसेज पासिंग कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।